अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दुनिया को बदलने की राजनीति कहीं होती है तो अमेरिका में होती है और आज वहां के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का निर्वाचन हो गया है और सबको सरप्राइज करते हुए हिस्टोरिकली बहुत बड़ी जीत हासिल की है डोनाल्ड ट्रंप ने और वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। डेमोक्रेट की इस चुनाव में बहुत ज़बरदस्त हार हुई है। ओबामा, बाइडेन और हैरिस इनकी जोड़ी को अमेरिका ने फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बहनों भाइयों जो यात्रा है, उनकी जो राजनीति है वो अपने आप में बहुत कई बार चमत्कृत करती है, कई बार बहुत प्रेरणा देती है कि किस तरह से राजनीति के रसातल पर जाने के बाद भी एक आदमी ने अपने संघर्ष, क्षमताओं और अपनी प्रतिभा के चलते आज वो फिर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हुए। क्या है ट्रंप की जर्नी और क्या कुछ झेला है ट्रंप ने और कैसे अमेरिकन लोगों ने उन्हें अपना राष्ट्रपति इस बार चुना है, आज इस चर्चा हम इस विषय की करेंगे और आपको ग्राउंड जीरो से भी इसकी डिटेल हम प्रोवाइड कराएंगे। बहन भाइयों, आज की डिबेट में मुद्दा है अमेरिका। वहाँ के राष्ट्रपति पद का चुनाव हो गया और सरप्राइजिंगली तमाम कयासों को पीछे छोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप अब वाइट हाउस जाने वाले हैं। वाइट हाउस में वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे और अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया में बहनों भाइयों बहुत खास और बहुत ही खास अहमियत रखता है। अमेरिका सिर्फ राष्ट्रपति नहीं चुनता है बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए वो अपना राष्ट्रपति चुनता है। ऐसे में लिहाजा वहाँ का चुनाव पर नज़र गांव, खेड़े, कस्बे से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की रहती है, क्योंकि सबका सब कुछ स्टेक पर अमेरिका में ही लगा होता है। बिना अमेरिका के आप इस समय किसी भी क्षेत्र में कोई चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। ये अमेरिका का दबदबा है, इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव दुनिया भर में चर्चा का विषय रहता है। तो कैसे कामयाब हुए डोनाल्ड ट्रंप, जिनको ये माना जा रहा था 2020 में हार के बाद कि अब उनकी राजनीति खत्म हो गई। बहनों भाइयों, लाख कोई आलोचना करे लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रचा है। एक व्यक्ति जिसके खिलाफ मुकदमे चले हों, जिसके खिलाफ कैपिटल हिल में वायलेंस फैलाने का मैसिव चार्ज लगा हो, इन्वेस्टिगेशन हुई हो, FBI की रेड्स हुई हों, प्रोसिक्यूट किए गए हों, कोर्ट में पेशी हुई हो, मग शॉट लिया गया हो, यानी अपराधी की तरह खड़ा करके जो फोटोग्राफ, बहुत अपमानजनक वक्त होता है वो तक किया गया हो, और तो और जानलेवा हमले, एक के बाद एक 3 हमले हुए, एक में तो वो बच ही गए। इन सब दुष्प्रचारों के बीच तमाम तरह की प्रतिबद्धताओं को पीछे छोड़ते हुए ट्रंप राष्ट्रपति की पद पर पहुंच गए। बहनों भाइयों, ये असाधारण है, अद्भुत है और अविश्वसनीय है कि जब आप किसी को मान लें कि वो रसातल पर चला गया और वो धरती फाड़ कर ऊपर चला है और फिर से हुकूमत करने लगे, वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। हो सकता है तमाम लोग उनकी आलोचना करें। भारतीयों के लिए डोनाल्ड ट्रंप का अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अब राष्ट्रपति चुने गए हैं, बहुत से भारतीयों में बड़ी खुशी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां कई बार भारतीय अर्थव्यवस्था और विशेष तौर पर जो प्रवासी भारतीय हैं या जो अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, उन्हें निराशा हाथ लगेगी। ट्रंप जीते कैसे? बहन भाइयों, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। इकोनॉमिक रिकवरी बहुत ही ख़राब स्थिति में है अमेरिका की, स्पेशली मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, ग्रामीण अमेरिका ये बहुत परेशान है। आप सिर्फ अमेरिका ग्लैमर पर मत जाइए, वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही इस वक्त अच्छे हालात में नहीं है। दूसरा, बॉर्डर सिक्योरिटी का बड़ा मुद्दा है, जिसमें ये इलीगल इमिग्रेशन, जो अवैध लोग मैक्सिको के थ्रू एंट्री करते हैं अमेरिका के भीतर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। और दुनिया भर में जो यहाँ युद्ध हो रहे हैं उसमें अमेरिका की भूमिका, ये भी अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा बना। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए, क्योंकि जो 4 साल में जिस उम्मीदों के साथ डेमोक्रेट को चुना गया था, डोनाल्ड ट्रंप की कीमत पर अमेरिकन ने चुना था, डेमोक्रेट बहनों भाइयों वो सर्व करने में विफल रहे। इन 4 सालों में डेमोक्रेट कोई भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए अमेरिकन सोसाइटी के भीतर, लिहाजा उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये अलग बात है कि कमला हैरिस भारतवंशी हैं, इंडियन मूल की हैं,
लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहनों भाइयों, आज हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट गेस्ट को मैंने आज अमेरिका से लेकर दिल्ली तक और लखनऊ तक हमारे पास शानदार पैनलिस्ट हैं जो आपको अमेरिका के चुनाव की असली कहानी बताएंगे। आप कुछ डोनाल्ड ट्रंप के बयान सुन लें। Our country has never seen before nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से सीधे अविनाश कल्ला साहब मौजूद हैं। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और इनकी खासियत ये है कि पिछले 3 चुनावों में अमेरिका में जब भी राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो ये 4 महीने तक अमेरिका ट्रेवल करते हैं, अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, अमेरिकन शहर अर्बन वोटर्स भी मिलते हैं, वहाँ के जितने भी क्लासेस हैं उनके बीच ये रहते हैं, कवर करते हैं, लोगों की नीतियों को समझते हैं, अमेरिका चुनाव कैसे करता है। ये अविनाश कल्ला से बेहतर भारत की पत्रकारों में शायद किसी को पता हो। तो आज हमारे विशेष अनुरोध पर सीधे वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सूर्य प्रताप सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल अमेरिका में गुजारे हैं और ये भी बहुत अमेरिकन राजनीति से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। और इस देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी काफ़ी समय के बाद आज भारत समाचार के दर्शकों के लिए लाइव अवेलेबल हैं। अजय प्रकाश जी बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं और प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अविनाश भाई, मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और पूरा देश आपको सुनना चाहता है कि क्या अनुभव रहे आपके अमेरिका में। और सब लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपसे ये पूछा जाए कि ट्रंप जीते कैसे। जो आपने अपने इंट्रो में कहा ब्रजेश जी, वो बहुत ही सुंदर रूप से आपने ट्रंप की व्याख्या करी, क्योंकि इस सदी की अगर विश्व में सबसे बड़ी अगर कोई पॉलिटिकल घटना हुई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप का वापस फिनिक्स की तरह राइज करके आना हुआ है। उनको बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया। बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर उनको व्हाइट हाउस से बाहर किया गया। उसके बाद उनके ऊपर तमाम केस लगे और उन सबके बावजूद उनका जिस तरह से मीडिया ने बॉयकॉट किया और सोशल मीडिया पे भी उनको बैन कर दिया गया, मतलब उनके पास अपनी अभिव्यक्ति का कोई जरिया नहीं था। उन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया और वापस आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक बात जो उन्होंने वो जो स्लोगन लिया रोनाल्ड रेगन के स्पीच से उन्होंने अडेप्ट करके रखा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये तीसरी बार भी वैलिड रहा। और अमेरिका के इस चुनाव में एक बहुत खास बात रही, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एक व्यक्ति लगातार तीसरे चुनाव का मेन मुद्दा था। मुद्दा ये नहीं था कि बाइडेन बनाम ट्रंप है या हैरिस बनाम ट्रंप है। मुद्दा ये था मूल रूप से कि क्या ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस जाएंगे या थोड़ी सी मार्जिन से रुक जाएंगे। तो उन्होंने वो साबित करके दिखाया कि वो वापस जाएंगे। उनकी जो अपील थी, उन्होंने 2 ही स्पष्ट मुद्दे रखे। देखिए, जिस तरह की एक स्टोरी की कैनवसिंग होती है, अमेरिकन इलेक्शन एक राजमटाइज होता है, एक बहुत ग्लैमरस कहानी होती है। तो वो कहानी में जो किरदार था वो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही बैठ रहा था। उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन, उस पर एक बात करी। दूसरी उनकी जो बात थी वो थी इकोनॉमी कैसी भी आंकड़ों में ठीक लग रही हो, लेकिन डे टू डे अमेरिका की मुश्किलें इतनी ज्यादा है कि करीब 24% अमेरिकी परिवार वीक टू वीक पे चेक पे चलते हैं, यानी हर शुक्रवार को उन्हें जो पे चेक मिलता है उससे उनका काम चलता है। और अच्छा, मतलब मंथली सैलरी के बजाय वीकली सैलरी लेते हैं। वीकली सैलरी पे, वीक टू वीक सैलरी पे। माय गॉड। सूर्य प्रताप जी इस पे ज्यादा बताएंगे आपको, वो 20 साल वहां रह के आए। लेकिन वीक टू वीक, और एक परिवार 2 से 3 नौकरी करता है एक व्यक्ति, तब वो अपने परिवार को चला पाता है। तो इतने मुश्किल हालात, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एड्रेस किया। इतना टाइम जब वो बाहर थे, उनके जो कान है वो ग्राउंड पे थे, वो लोगों की बात समझ पा रहे थे। दूसरी जो हमने कुछ दिन पहले बात करी थी, टेलीविजन पे नहीं थे पर हमारी बात में हमने चर्चा करी थी कि जो रूरल और अर्बन डिवाइड है, डोनाल्ड ट्रंप ने मेक श्योर किया कि जो उनका रूरल वोट बेस है, जो अर्बन क्षेत्र में नहीं है, जो इन बड़े 4-5 अखबारों को नहीं पढ़ता है, वो इंटैक्ट रहे।
और वो उनके साथ रहा। आप देख लीजिए पेंसिल्वेनिया जहां इतना सब कुछ हुआ, फिलाडेल्फिया शहर छोड़ दीजिए, बाकी सारा एरिया उनका। शार्लेट और राले छोड़ दीजिए, नॉर्थ कैरोलिना पूरा उनका, जी। और मिशिगन। तो उन्होंने अपनी जो अपील थी, जो उनका डायलॉग था, वो बिल्कुल सटीक रखा। और एक और बहुत बड़ी बात हुई जो हम पहले भी चर्चा करके मैंने कहा, जो मुझे समझ में आया कि पूरा खेल इस पे था कि ट्रंप थे इमिग्रेशन लॉ स्ट्रॉन्ग करे जाएं, इकोनॉमी सुधारी जाए, और हैरिस के पास एक मुद्दा था जो कि कानूनी पेज को उन्होंने मुद्दा बनाया था, अबॉर्शन राइट्स, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो अगर श्वेत महिलाएं हैरिस की तरफ चली जाती तो उनका पलड़ा भारी रहता। ओके। लेकिन जो आंकड़े अभी आए हैं शुरुआती रूप पे, 52% महिलाओं ने, व्हाइट महिलाओं ने वोट किया। और पर दूसरा मैं ये एक बड़ा समझना जो चाहता हूँ realignment- कि जी, स्पेशली डेमोक्रेट ने इन 4 सालों में अमेरिका के लिए क्या किया और अचानक उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और ख़ासतौर पर मैं बराक ओबामा का भी जिक्र करूंगा, उन्होंने तो कैंपेन में अंत तक पूरी जान लगा दी, उसके बावजूद कुछ खास नहीं हो पाया। तो डेमोक्रेट ने ये 4 साल कैसे गुजारे और अमेरिकन ने उन्हें रिजेक्ट क्यों किया व्हाइट हाउस के लिए? डेमोक्रेट ने बस वो एक ऑप्शन था कि जो एक सेंटिमेंट हुआ था। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो जो बाइडेन हुआ था, दोनों व्हाइट वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो व्हाइट वोट बेस उनसे छिटका। और दूसरी बात ये रही कि जो अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन है, उनका 94% मेल वोट जो था पिछले चुनाव में, वो बाइडेन की तरफ गया, और करीब करीब 100% वुमेन वोट चला गया। अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 15% वो वोट अपनी तरफ स्विंग किया। तो व्हाइट वुमेन और ये जो रीअलाइनमेंट हुआ है अफ्रीकन अमेरिकन का, ये बड़े मुद्दे रहे। आप इसका उदाहरण देखिए वर्जीनिया, जहां वो हारे हैं, पर जहां पिछले चुनाव में उनकी हार की मार्जिन 10 परसेंटेज पॉइंट थी, इस बार सिर्फ 1 या 1.5% पॉइंट से हारे हैं। यानी उन्होंने इतनी ब्रिज कर ली। जब मैं वॉशिंगटन में था तो मुझे ये स्वर सुनने को मिला कि नहीं, हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकेंगे। तो ये वो बात हो गई कि मैं तो आ गया इमिग्रेंट, दूसरा कोई इलीगल ना आ जाए। तो ये जो उन्होंने परसेप्शन बिल्ड किया, ये बहुत कंपेलिंग था। और उनके सामने जो कैंडिडेट थी कमला हैरिस, आप देखिए 100 दिन में ये खबरें जरूर बनी कि $1 बिलियन आ गया, लेकिन एक भी ऐसा स्लोगन नहीं था जो लोगों को अपील कर जाए। और मागा क्लिक कर गया, ऐसा आप मानते हैं? पहला विषय। और मागा 3 बार से, बिल्कुल, जो वार और पीस को लेकर एक इशू था कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि मेरे राष्ट्रपति के कार्यकाल में कभी कहीं भी वॉर नहीं हुई, और मैं आऊंगा तो यूक्रेन और रशिया की वार रोकूंगा। इजराइल पर भी उनका बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। तो क्या पीस भी अमेरिकन के बीच एक बड़ा मुद्दा रहा कि वो पीस चाहते हैं दुनिया भर? बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आप आम अमरीकी से बात करिए, वो कहता है हमारा टैक्स का पैसा आप यूक्रेन और पैलेस्टाइन इन वॉर्स में डाल रहे हैं, इससे अच्छा आप हमारी फैसिलिटीज सुधारिए, हमारे जीवन सुधारिए। ये अफ्रीकन अमेरिकन वोट क्यों बदला? मैंने इस बार यात्रा में एक बस यात्रा करी, 17 घंटे लग गए मुझे उसमें, और मैंने 3 जो यात्राएं करी, मुझे एक भी व्हाइट व्यक्ति बस में नहीं दिखा। मतलब आप जब वहाँ की बसेज में ट्रेवल करते हैं तो व्हाइट लोग उसमें नहीं होते हैं? नहीं थे, मुझे नहीं दिखे कोई भी। Why? एक भी सवारी है, क्योंकि बिकॉज दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द मोस्ट कॉमन। तो वो कह रहे हैं हमने डेमोक्रेट्स को इतना वोट दिया, हमें क्या मिला? हमारा लाइफ स्टैंडर्ड नहीं सुधर पाया। तो इससे अच्छा तो हम पुराना अलाइनमेंट लेते हैं। लिंकन के टाइम से जो इनिशियल रिपब्लिकन वोट था वो ब्लैक वोट था, तो वो वापस रीअलाइनमेंट वो करने में ये बहुत बताइए कामयाब। कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, मैं अगर न्यूयॉर्क का उदाहरण लेता हूं तो न्यूयॉर्क ने तो कंप्लीटली ट्रंप को रिजेक्ट किया और डेमोक्रेट को चुना। बिल्कुल, वो हमेशा से ये रहा कैसा है। वोटिंग पैटर्न है? ये वोटिंग पैटर्न आप ब्रजेश जी समझिए, 50 राज्य हैं और एक डीसी है। और ट्रेडिशनली अगर हम 92 के बाद के वोट्स देखें तो 25 ऐसे राज्य हैं जो हार्टलैंड में आते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, जो आपका प्रदेश है, हिंदी पट्टी। जी जी। तो जो अमेरिका की हिंदी पट्टी या हार्टलैंड है, वो रिपब्लिकन्स का गढ़ है। तो जब ये चुनाव शुरू भी हुआ था तो ये एक तय आंकड़ा माना जा रहा था कि 233 वोट तो जो है इलेक्टोरल वोट, वो ट्रंप के तय हैं उन 25 में, और करीब करीब 232 वोट कमला हैरिस के तय थे कि इतने वो ले आएंगे। और फिर बचे हुए 93 की जंग थी जो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, और मेरे ख्याल से हम करीबी आंकड़ा देखें तो 226 के करीब हैरिस पहुंची हुई दिख रही है। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये उनका सेट पैटर्न रहता है। ये स्टेट्स उसी तरह के हैं। आप कैलिफोर्निया देख लीजिए, अगर 82 का अपवाद हटा दे तो कभी रिपब्लिकन नहीं जीता, और टेक्सास देख लीजिए तो यहाँ कभी डेमोक्रेट नहीं जीता। तो ये उनकी शैली है। जैसे हमारे यहाँ गुजरात एक स्टेट, हमेशा भाजपा ही आगे रहती है,
पिछले कई सालों से। एग्जैक्टली। तो वो उनका बेस्टियन है। तो इसी तरह वो भी बटा हुआ है। और ये एक बड़ी और बात है कि कई अमेरिकी लोगों ने कहा कि हमें ये सिस्टम सही नहीं लग रहा, क्योंकि 51 करीब राज्य हो गए। अगर मैं डीसी को भी एक राज्य का दर्जा दे दूं, उसका भाग्य केवल 7 या 8 स्टेट पे कैसे निर्भर कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रहा। और आपने जो वॉर की बात कही, इजराइल का जो वॉर है वो कमला हैरिस पे बहुत भारी पड़ा। मिशिगन का जो एरिया है वो उनके हाथ से छूटा, और वहां पे मुस्लिम और अरब पॉपुलेशन करीब करीब 2 लाख वोट हैं, वो पूरे उनसे छटक गए। लोग क्लियरली कहते थे कि हमने कभी रिपब्लिकन वोट नहीं किया, लेकिन इनका जो स्टैंड है, या तो अर्लियर मैंने देखा जो ट्रैक रिकॉर्ड था डोनाल्ड ट्रंप का, मुसलमान उनसे दूर रहते थे, अफ्रीकन भी दूर रहते थे, कारण थी उनकी पॉलिसीज। इस बार इतना पॉलिटिकल पैचअप करने में या पॉलिटिकल अलाइनमेंट करने में या कोलिशन करने में कामयाब कैसे हो गए डिफरेंट सोसाइटीज के भीतर ट्रंप? देखिए, ट्रंप एक एस्पिरेशन जगाता है। जो आपने पहले बात करी कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति लोग चुनते हैं वो देश चलाने के लिए नहीं चलते, वो दुनिया पे अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए चुनते हैं। तो वो करिश्मा उनको उनमें दिखता है कि ये वो व्यक्ति है जो पुतिन से भी बात कर सकता है, जेलेंस्की भी इससे आके मिलता है, अरब नेताओं से भी बात करी, और उनका रिकॉर्ड था कि मैंने जंग शुरू नहीं करी। तो अमेरिकी एक बहुत कैपिटलिस्ट लोग है, वो कह रहे पहले मेरी जेब में पैसा आए और मेरा झगड़ा कहीं ना हो। अब ये लोग चाहते थे कि झगड़ा ना हो। आप जो इन मुल्कों की भी बात कर रहे हैं, जो भी इमिग्रेंट आ गया है वो ये चाहता है अमेरिका में पीस रहे, और उस पीस की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। कमला हैरिस की जो सबसे बड़ी गलती रही, वो जो विमेन वोट पे उनका यूफोरिया रहा। मैं 5 से 6 राज्यों में जहां जहां गया हूं, वहां मैंने देखा बहुत बड़ी भीड़ आती थी। लेकिन कैंपेन के एंड में मुझे डीसी में एक ग्रुप के बारे में पता पड़ा जिनका नाम था वुमेन मार्च। आप उनको ट्विटर पे भी देख सकते हैं। उन्होंने ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी बना रखी थी कि हर राज्य में और दूसरी जगहों में बसें भर के वो लोगों को भेजते थे, महिलाओं को कैनवस करने के लिए। तो भीड़ और ये हमारे यहाँ भी होता है सर, इस तरह हमारे यहाँ तो इसके स्पेशलाइज्ड लोग हमारे तर्क पे अगर मैं बात करूं, विनोद जी ने तो आर्टिकल भी लिखा। ये वही आलम रह गया कि जो डेमोक्रेट्स है वो खबरों के खेल में लगे, जैसा हरियाणा में हुआ कि कांग्रेस जीतती भी बाजी हार गई, क्योंकि वो खबरों पे ही खेल गई कि खबरों में उन्हें लगा सरकार बन गई है, तो उन्होंने सोचा सरकार बन गई है, और वो ये भूल गए सरकार बनते कुछ लोग सर सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि आपसे ये सवाल पूछा जाए, क्या अमेरिका कंप्लीटली विभाजित है, बटा हुआ है हर तरह से? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने अपनी पिछली किताब का शीर्षक भी ये रखा था, अमेरिका 2020 एक बटा हुआ देश, और अब वो मुझे खाई और ज्यादा क्लियर दिख रही है। अमेरिका रेस पे इतना कभी डिवाइडेड नहीं था। आप महिलाओं के वोट पे देख लीजिए, जहां उम्मीद की जा रही थी कि दूसरा उनको मौका मिला था कि एक महिला राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन नहीं, व्हाइट वुमेन ने भी वोट नहीं दिया कमला हैरिस को। अभी आपके पास फ्लाइट पकड़ने के लिए कितना टाइम है अविनाश जी? सर मेरी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है वैसे। अच्छा, मैं उसको बोल के आया था, बिल्कुल लास्ट हो जाए तो इशारा कर देना, मैं फिर भाग के आ जाऊँ। ऑलराइट, अभी 2-4 मिनट है आपके पास? बिल्कुल है। ऑलराइट, प्लीज हमारे साथ रहिएगा। मैं सूर्य प्रताप जी को भी आपसे कनेक्ट करता हूं। मैं चाहता हूं उनके भी अनुभव आप सुने। उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित IAS अधिकारी रहे हैं सूर्य प्रताप जी। आपका स्वागत और धन्यवाद। आपने बहुत लंबा वक्त बिताया, अभी भी आप सालाना जाते हैं वहां पर पढ़ाने के लिए। तो आप मुझे अमेरिका के अनुभव बताइए और ट्रंप के जीतने के कारणों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ट्रंप को आप अविनाश जी, आपको जब जाना हो आप केवल हैंड रेज कर दीजिएगा सर। उनकी राइट, प्लीज गो अहेड सूर्य प्रताप जी। उनकी बैकग्राउंड है, उनके पास उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके पास तमाम चार्जेस हैं, उसके बाद भी देश ने उनको स्वीकार कर लिया और थंपिंग मेजॉरिटी स्वीकार कर लिया उनको। ये एक फैक्ट है। अब यह है कि वो कैसे आए, ये मुद्दा है। इसमें डेमोक्रेट्स की फेल्योर्स है। आवाज आ रही है आपको? परफेक्ट आ रही, गो अहेड सर। परफेक्ट है, परफेक्ट, गो अहेड। डेमोक्रेट्स की फेल्योर है। जो 4 साल का पीरियड रहा डेमोक्रेट्स का, उसमें एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी रहा। कारण जो सामान्य वर्ग है उस पर फोकस नहीं रहा डेमोक्रेट्स का। सामान्य वर्ग जो है वो महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, डे टू डे की जो ग्रॉसरी है उसके कॉस्ट भी 40% तक बढ़ गया। तो सामान्य व्यक्ति को लगा कि भाई ये कैसी सरकार है जो हमारा ख्याल नहीं रखती है। हालांकि कमला हैरिस ने बाद में उनको प्रॉमिस किया कि ग्रॉसरी के रेट हम कम करेंगे, इन्फ्लेशन कम करेंगे, गैस के प्राइसेस कम करेंगे, लेकिन उनको भरोसा नहीं हुआ लोगों को। उन्होंने अपॉर्चुनिटी इकोनॉमी की बात की, लोगों को कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया कि क्या बात कर रही हैं। तो जो कमला हैरिस ने और जो डेमोक्रेट्स ने जो फोकस किया वो ट्रंप की नेगेटिविटी पर फोकस किया कि ट्रंप ऐसा है, ट्रंप
कन्विक्टेड फेलन है, ट्रंप जो वो उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है, वो डिक्टेटर है, वो संविधान को बदल देगा, वो देश में दोबारा चुनाव नहीं होने देगा। उन्होंने अच्छा सर, उनकी बोर्डिंग शुरू हो रही है सर, मैं उनको और जो अविनाश जी हमारे साथ freebie निकल रहे हैं, मैं धन्यवाद पर करता हूं और वो अपनी फ्लाइट पकड़ सकें। बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के माफी लिए। चाहूंगा, मुझे जल्दी निकलना पड़ रहा है। कोई नहीं, मैं आपको शुभकामना देता हूं, आप जल्दी आइए और हम सब चाहते हैं कि आप लखनऊ आइए, तो हम सब बैठकर स्टूडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, प्लीज मोस्ट वेलकम, आप लखनऊ आइए। मैं हाजिर होता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य प्रताप जी, गो अहेड प्लीज। मैं कह रहा था कि देखिए, ट्रंप की जो जीत है वो कमला की हार भी है। कमला हैरिस ने जो 4 साल, कमला हैरिस का मतलब बाइडेन कमला हैरिस, वो कमला हैरिस अपने को बाइडेन से अलग नहीं कर पाई। एग्जैक्टली। तो उनका जो 4 साल का पीरियड रहा, लोगों की जो अपेक्षाएं थी, जो ट्रंप का पहला कार्यकाल था उससे बेहतर करने की अपेक्षाएं थी, लेकिन उससे बेहतर नहीं कर पाए। कई कारण रहे उसके, जैसे 2 साल का कोरोना पीरियड रहा, इन्फ्लेशन 20% तक पहुंच गई, उसके बाद उन्होंने मेकअप किया और लेकिन उसके बाद खाली 2 ही साल बचा था, लेकिन 2 साल में वो ना तो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर पाए। आप देखिए, जो बड़े बड़े शहर हैं, डेट्रॉइट जाइए, न्यूयॉर्क जाइए, डीसी जाइए, सड़कों की हालत खस्ता है वहाँ पे। अब अन्य देशों में देखिए, दुबई में देख लीजिए, मिडिल ईस्ट में देखिए, यूरोप के कुछ देशों में देखिए, जाके मॉस्को में देखिए कि रोड्स की हालत कितनी अच्छी है, लेकिन अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट होता चला जा रहा है। ये सब महसूस करते हैं इसको भुनाया ट्रंप ने कहा देखिए ये रोजगार नहीं दे पाए, महंगाई बहुत बढ़ गई, ये इमिग्रेंट्स को जो इलीगली इमिग्रेशन है उसको रोक नहीं पाए, 10 लाख लोगों को इन्होंने ग्रीन कार्ड दे दिया और 11 लाख लोग इलीगल इमिग्रेंट्स उस देश में आ गए। उनमें क्रिमिनल्स हैं, उसमें ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, उसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हैं, वो सब देश में आ गए। और एक मुद्दा जो आया उसमें यह आया कि छोटी छोटी क्राइम्स हैं, जैसे पेट्रोल पंप पे छोटी चोरी हो गई जी। तो ये जो कमला हैरिस की जो सरकार थी, बाइडेन की सरकार थी, उन्होंने छोटे क्राइम्स पे अरेस्ट को बंद कर दिया। पहले छोटे छोटे क्राइम पे भी अमेरिका में अरेस्ट हो जाती थी, ट्रैफिक वायलेशंस पर भी अरेस्ट हो जाती थी, लेकिन उसको बैन कर दिया इन्होंने कहा छोटे जो क्राइम है उन पे अरेस्ट बैन रहेगा, अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस। उसमें लोगों को बहुत गुस्सा आया कि भाई छोटे छोटे क्राइम से तो बड़ा क्राइम बढ़ता है जी। तो लोगों को छोटे छोटे जो मुद्दे हैं वो इसने पाइल अप हो थैंक गए। यू सर, थैंक यू सर। मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को भी सम्मिलित करूंगा सर। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं और देश के जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे सर जानना चाहता हूं कि ट्रंप का राष्ट्रपति बनना अमेरिका का, ये भारत के दृष्टिकोण में किस तरह से है, जब हम आर्थिक तौर पर देखते हैं, सामरिक तौर पर देखते हैं और कूटनीतिक तौर पर देखते हैं, तो ट्रंप का राष्ट्रपति बनने का से भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बुजेश जी, पहले तो मैं जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही है उसको मैं मतलब सहमत हूं उससे, जो जैसे ट्रंप जीते हैं। लेकिन एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि बड़ा दिलचस्प है ये कि ट्रंप 3 चुनाव लड़े और 2 चुनाव वो महिला उम्मीदवारों के खिलाफ जीते और पुरुष उम्मीदवार से हारे। तो क्या ये अमेरिकी मानस की पुरुषवादी प्रवृत्ति का प्रतीक भी है क्या? वाह, क्या एनालिसिस है, बढ़िया है। वहां की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए हमको कि 2 बार मौका मिला उनको एक महिला उम्मीदवार चुनने का अमेरिका के लोगों को, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। अब जहां तक भारत की बात आती है तो भारत के साथ देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ट्रंप की अगर बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मोदी जी ने जो बधाई दी है, संदेश दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत की बधाई। और हम सब पिछले कार्यकाल में देख चुके हैं जिस तरह उनकी केमिस्ट्री थी मोदी जी के साथ जी। तो इसलिए भारत के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है ट्रंप का जीतना। दूसरी बात यह है कि भारत अब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ऐसा देश है कि अमेरिका में चाहे ट्रंप आए चाहे हैरिस आए या कोई और आए, भारत की उपेक्षा करना मुमकिन नहीं है उनके लिए, बाजार की दृष्टि से भी और क्षेत्रीय शक्ति की दृष्टि से भी और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की दृष्टि से भी। तो ये जरूर है कि अगर कोई तो भारत समर्थक राष्ट्रपति बनता है तो थोड़ा और हमको फायदा मिलेगा। और ऐसे समय जब दुनिया बिल्कुल विश्व युद्ध के कगार पर लग रही है, चाहे वो यूक्रेन का मसला हो चाहे इसराइल का मसला हो, और भारत एक संतुलनकारी नीति पे चल रहा है। हम रूस के साथ भी अपने रिश्तों को परिभाषित कर रहे हैं, चीन के साथ हमने दोबारा बातचीत करके उस विवाद को हल किया है।
और अमेरिका के साथ हमारे लगातार बड़े अच्छे रिश्ते हैं, तो इस संतुलनकारी नीति पर चलने में भारत को और लाभ होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत में वहां के अप्रवासी भारतीयों का या तो आप सर ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में जाना ये नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच के जो रिश्ते हैं इनको और मजबूत करेगा? निश्चित रूप से। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में 2 बार भारत आए और बाइडेन जो है कभी यात्रा पर नहीं आए, खाली एक बार G20 के समिट में आए भारत, वो एक सम्मेलन में भाग लेने आए, लेकिन राजकीय यात्रा पर कभी नहीं आए भारत। वो जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप 2 बार आए, ओबामा 2 बार आए, जॉर्ज बुश 2 बार आए, लेकिन बाइडेन नहीं आए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बर्फ जमी हुई थी दोनों देशों के रिश्तों में। और एक बार तो बाइडेन को तो 26 जनवरी को बुलाया गया था, हाँ, वो आए नहीं की गई थी, लेकिन वो नहीं आए। तो इससे जाहिर होता है कि जो बाइडेन प्रशासन था उसके साथ भारत की केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं थी डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ थी, या ओबामा प्रशासन के साथ थी, या जॉर्ज बुश के समय थी। तो मुझे लगता है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए हैं तो भारत के साथ एक रिश्तों की नई शुरुआत होगी और भारत की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण होगी और ज्यादा तरीके से बढ़ेगी जो विश्व पटल पर। अभी भारत को जो संतुलन साधना पड़ता था उसमें आसानी होगी उसको। ऑलराइट सर, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष और देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर साहब, आपका शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। रवि तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर अग्रवाल, मैं आपसे सर समझना चाहता हूँ कि ट्रंप का जीतना भारत की अर्थनीति और अमेरिका की जो अर्थनीति है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इससे हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? मुझे लगता है कि जो इस बार की ट्रंप की जीत है वो एक घरेलू कारणों से ट्रंप की जीत है, जो कि उनकी घरेलू अर्थव्यवस्था, घरेलू पॉलिटिक्स और घरेलू ताना बाना बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस में है, तनाव की स्थिति में है। जो कंट्री अपने डेट सीलिंग एक्ट को हटा देती है, यानी कि अगर उसको हमारे यहाँ भारत में हुआ होता तो हम लोग आज दिवालिया घोषित हो गए होते। पिछले वर्ष जब इनके यहाँ जून में किया गया कि अगर हटाते नहीं तो अगले सप्ताह सैलरी देने का उनके पास पैसा नहीं था। इस कंडीशन में अमेरिकी अर्थव्यवस्था जब चल रही हो तो निश्चित तौर पर ट्रंप की जो मजबूरियां हैं वो अब बहुत ज़्यादा हैं इस कार्यकाल में 2025 से जो शुरू हो रहा है। और आज भारत उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में ट्रंप के पहले कार्यकाल में था। आज एक वर्ल्ड लीडर के रूप में भारत इमर्ज कर चुका है जी। भारत की अपनी एक फिलॉसफी, एक अपना मॉडल डेवलप हो चुका है। तो आज जो बातचीत होगी ट्रंप से और भारत की, अब पुराने मॉडल पर नहीं होगा, एक नए मॉडल। मुझे एक्चुअली मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि मुझे ध्यान है कि 1 साल पहले एक कार्यक्रम में ट्रंप ने ये बात कही थी कि भारत ट्रेड अब्यूज़र है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें बड़ा डिसबैलेंस है। उन्होंने कहा था कि भारत पर कुछ टैरिफ इम्पोज किए जाएं। आपको ध्यान होगा कि वो इसकी वकालत करते नजर आए। इस दृष्टिकोण से मेरे मन में थोड़ी शंका थी। देखिए, ट्रंप एक नेशनलिस्ट की तरह वहां प्ले कर रहे हैं, डोमेस्टिक अपने कॉन्टेक्स्ट में एक नेशनलिस्ट लीडर की तरह प्ले कर रहे हैं। और आज उनकी जो धौंस वाली रणनीति है, यही मैं कह रहा था, आज उनकी बार्गेनिंग पावर, आज उनकी इकोनॉमिक पावर, आज उनका स्ट्रेटजिक पावर उतना स्ट्रांग नहीं था जो आज से 4 वर्ष पहले या कोरोना के पहले हुआ करता था। आज स्थिति यह है कि अमेरिकन इकोनॉमी में पॉवर्टी और डिस्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है। वो पॉवर्टी का एस्टिमेशन नहीं करते हैं, एक अलग बात है, लेकिन उनके यहाँ पॉवर्टी का स्ट्रेस बढ़ चुका है या लो इनकम का स्ट्रेस बढ़ चुका है, सर्वाइवल का स्ट्रेस बढ़ चुका है। और दूसरा, उनके यहाँ रिसोर्स मोबिलाइजेशन बहुत कम है। वो पहले भारत से इस प्रकार की बातचीत करेंगे या चाइना से 2-4 होंगे या इजराइल से होंगे या रूस से होंगे, ये उनको अभी प्रियोरिटी। आप ये कहना चाहते हैं कि वो एक बदले हुए डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनकी आर्थिक नीतियां अब बदली हुई होंगी। आज वो स्ट्रेस में है, दबाव की स्थिति में उनको काम करना पड़ेगा, जो आज से 4 साल पहले वाली स्थिति। हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा। सेकंड राउंड में आज भारत बेहतर बाकी ओपिनियंस को भी हम सम्मिलित करेंगे। डॉक्टर अजय प्रकाश
जाने माने अर्थशास्त्री हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका, धन्यवाद। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ट्रंप का जीतना ये भारत पर क्या इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, अपने आप में जिस तरीके से इस बार ट्रंप जीते, मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में फिर से जाना चाहूँगा। जहाँ कल्ला जी और एसपी सिंह जी कह रहे थे, वहाँ पे हमने विमेन को और एक जनरल वोटर की बात करी, लेकिन एक पीछे से एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा आया, जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो बच्चे थे, उन बच्चों को भी इम्प्रेस किया गया इस वोटिंग पैटर्न में। इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अब जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो सिर्फ बेस पे नहीं है, हम लोग जो हैं कहीं पे एक्सपैंड करके जितनी भी हमारी एज ग्रुप्स हैं, हम उस पूरे के पूरे एज ग्रुप्स में देखते हैं तो हर कोई बनाता है। और ट्रंप के जो छोटे लड़के थे, उन्होंने इस बार जो है जिस तरीके की मार्केटिंग करी गई पॉलिटिक्स की, पूरी फैमिली एकजुट होकर, तो उन्होंने भी उस हिस्से को लिया। अब बात करते हैं हम इंडिया की। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया भी पहले से अपने आप मेक इन इंडिया, अलग अलग जितनी भी वो पॉलिसीज थी उनको लेकर के आया है। हमारे पास वो बेस तैयार हो गया है, लेकिन हमको क्लियरली प्रोडक्ट्स देने होंगे अमेरिका को कि किस जगह पे हम उन प्रोडक्ट्स को अमेरिका के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम उस काम को कर ले गए तो हमारा जो है अमेरिकन ट्रेड बैलेंस पहले से बेहतर हो जाएगा। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और बहुत ही जाने माने पत्रकार रवि तिवारी जी हमें मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। काफ़ी वक्त बाद आप टेलीविज़न पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्वागत आपका। तो बताइए सर, ट्रंप जीत कैसे गए जब दुनिया भर में कयास लग रहे थे कि डेमोक्रेट की वापसी हो रही है? तमाम इंडियन मीडिया भी यही बात कह रहा था, तो हर कह रहे थे बड़ा क्लोज कंटेस्ट है, बहुत नज़दीकी मुकाबला है, लेकिन परिणाम तो ये हरियाणा टाइप आए हैं सर। ब्रजेश भाई, पहली चीज तो ये रही सबसे बड़ी कि जिस तरह की प्रिपरेशन पिछले साल भर से ट्रंप कर रहे थे, उस प्रिपरेशंस में कहीं ना कहीं अपोजिशन उनका कमजोर पड़ा है। दूसरी चीज है कि मुद्दे इस बार स्थानीय हैं, यानी अगर मैं भारत के कॉन्टेस्ट में अगर इसी बात को कहना चाहूं तो कहीं ना कहीं भूमिपुत्र का मुद्दा जो है वो एक बड़ा स्ट्रांग मुद्दा रहा है ट्रंप के इस चुनाव को लेके। जैसे अगर आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि ABCD एक जनरेशन कही जाती है अमेरिका में, जो अमेरिकन बर्न इंडियंस जो हैं, जो अमेरिका में पैदा हुए इंडियंस हैं, वो ट्रंप के सबसे बड़े जो है इस बार फॉलोअर रहे हैं। अच्छा, तो कारण क्या है सर? मुद्दे ऐसे हैं जहां पे जी, कारण क्या है सर इसका? देखिए, सबसे बड़ी चीज है स्थानीय मुद्दा, इकोनॉमी। इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग पे हावी रहा है वो रहा है अमेरिका में अवैध रूप से जाने वाले प्रवासी। इन मुद्दों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से लोगों के बीच में पेश किया गया है, पोर्ट्रेट किया गया, और कहीं ना कहीं कमला हैरिस इसमें कमजोर रही हैं। अगर आप पहली जो डिबेट थी कमला हैरिस और ट्रंप की, अगर वो डिबेट शायद मल्टीपल टाइम होती तो सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन वो नहीं हुई। स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं ट्रंप की जो टीम है, जो मीडिया के लिए और ब्रांडिंग के लिए जो टीम पूरी काम कर रही थी इलेक्शंस के पूरे उससे, वो मजबूत रहे हैं। स्थानीय मुद्दा उनका मजबूत रहा है। सबसे बड़ी चीज अमेरिकन के लिए अभी एक चीज आई है कि वो दुनिया की तरफ नहीं देखना चाह रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि घर के अंदर के हालात क्या हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अमेरिकन। अविनाश जी बता रहे थे कि वहां मंथली सैलरी का कंसेप्ट खत्म है, अब वीकली सैलरी फ्राइडे को ली जा रही है। बड़ी खराब हालत है। 5 डे वर्किंग की कंडीशन थी, और अमेरिकन यूथ की जो बेरोजगारी थी वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कनेक्ट कर रही है वहां पे लोगों को। ऑलराइट सर, शुक्रिया, हमारे साथ प्लीज कनेक्ट रहिएगा। मैं वीरेंद्र जी भी आ गए हैं, मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियंस को भी डिबेट में सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए, तो आप तो सुबह कह रहे थे कि बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है, लेकिन जब परिणाम आए तो डेमोक्रेट तो ध्वस्त दिखे। ब्रजेश जी, एक नारा था अपने यहाँ कि बहुत हुई बाइडेन सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। तो वो सरकार ट्रंप वाली तो आ गई, लेकिन एक चीज जरूर है, जैसे अपने यहाँ ओपिनियन पोल फेल हो गए थे, वैसे ही अमेरिका में भी ओपिनियन पोल इस बार फेल हो गए ट्रंप के मामले में, और वो बहुमत से आगे निकल गए। इसको लोग जिसको कांटे की टक्कर बता रहे थे। देखिए, ट्रंप की जीत में भारतवंशियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, और इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका के ज़्यादातर लोगों ने ट्रंप के उस वीरता पर वो मोहित हुए हैं
उस उनकी बेबाकी पर मोहित हुए हैं, जिसमें वो पूरी दुनिया को खुलेआम मैसेज देते हैं। उनके ऊपर गोली भी चलाई गई लेकिन वो डरे नहीं। तो ये बात बहुत बड़ी है कि पहले बुलेट से फिर बैलेट से दोनों जगह ट्रंप जीत कर आए हैं। वाह, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात चीज कही है आपने। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ट्रंप की जीत को। वैसे भारत में देखिए एक चीज बहुत साफ है कि ट्रंप ने बांग्लादेश में जो हिंदू मारे गए उनके आलोचना की थी। भारत के वो प्रिय मित्र हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उनका आगमन अच्छा होगा। इसका संकेत आज आपको जो शेयर मार्केट है उससे मिल गया होगा। वैसे एक चीज अपने यहाँ बहुत आरोप लगता है कि मोदी सरकार अडानी और अंबानी को बहुत फायदा पहुंचाती, बहुत मजा देती है। अब ट्रंप के ऊपर भी आरोप लग जाए कि सब एलन मस्क को सारा मजा दे रहे हैं, ये सारा फायदा पहुंचा रहे हैं। एक उद्योगपति वहां भी तैयार हो गया है। अच्छा, अब उसके लिए भी देर सवेर हंगामा मचेगा। मतलब मजा दे रहे हैं से आपका मतलब है कि व्यापार बढ़ाएंगे उनका? हाँ वही, और अच्छा, क्या, ठीक जैसा है। चाहो वैसा करो। ठीक ठीक जी। तो वो वाला मामला जब आ जाएगा तो डॉलर तो अपने आप मजबूत हो जाएगा। रुपया के लिए थोड़ा परेशानी पैदा करेगा अगर डॉलर मजबूत होगा तो, क्योंकि हम जो चीज खरीदेंगे फिर उसके लिए हमको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्रजेश जी, ये राष्ट्रपति का जो परिणाम आया ये दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के कई देश युद्ध में चल रहे हैं, तनाव की स्थिति है। अगर ट्रंप इसको 24 घंटे के भीतर खत्म करा सकते हैं तो ये जो विश्व में एक खाद्य सप्लाई की चेन है, जो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की चेन है, इसमें बहुत बड़ा सुधार आएगा और ये बहुत फायदेमंद होगा पूरी दुनिया के लिए। वैसे रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए ट्रंप अच्छे हैं, पाकिस्तान और चाइना के लिए ट्रंप आगे कठिनाई पैदा करेंगे। पाकिस्तान को मिलने वाली जो रक्षा सहूलियतें, सहायता थी, पिछले उन्होंने कार्यकाल में उसको कम किया था। उनके आने के बाद से फिर इसमें कमी आएगी। और जो चाइना ताइवान पर कब्जा करने का सपना 2027 तक देख रहा है, अब ट्रंप के आने के बाद उसका पूरा होना मुश्किल है। भारत निश्चित रूप से इससे मजबूत होगा। और देखिए यूक्रेन युद्ध तो अब खत्म हो जाना चाहिए लोग कह रहे हैं, क्योंकि पुतिन और ट्रंप दोनों हाथ मिलाए हुए हैं, ये दोस्त हैं। और यूक्रेन को अगर नहीं मिलेगी मदद अमेरिका की तो कितना दिन लड़ पाएगा? सब घर द्वार तो ऐसे टूट चुका है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग बंकर में कितना दिन बैठेंगे? अब तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि यूक्रेन के साथ फिलिस्तीन भी दुखी है, क्योंकि वो जान रहा है कि अब इजराइल, नेतन्याहू जो है वो ताकतवर हो जाएंगे। वैसे भी अग्निहोत्री जी ने कहा कि 3 चुनाव लड़ने वाला ये व्यक्ति इनसे पहले शायद कोई लड़ा हो। 2016 में लड़े, जीते, 2020 में लड़े, हारे, 2024 में फिर आ गए। 3 चुनाव एक साथ अमेरिका में कोई उम्मीदवार नहीं लड़ पाया। ट्रंप इस मामले में भी भाग्यशाली हैं। लेकिन आज की प्रचंड जीत दुनिया के लिए एक मैसेज है। कुमार विश्वास के इस शेर से आप समझिएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्कर माफी के मुताबिक सोचें और साहिबे वक्त ने यह हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो कि मेरे मुताबिक सोचें। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और ओपिनियन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं और बहुत लंबे वक्त तक ये अमेरिका में रहे हैं और अभी भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो वहाँ की सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझते हैं। सूर्य प्रताप जी, जो पहले राउंड में ओपिनियन निकल कर सामने आई, जैसे आपने अविनाश जी अभी वाशिंगटन से हमारे साथ जुड़े थे, उनकी फ़्लाइट थी, वरना बोर्डिंग लास्ट में की, वरना आपको और डिटेल वो देते। मैंने उनको बुलाया है लखनऊ, आपको ही आमंत्रित करेंगे, हम सब बैठेंगे इकट्ठे। मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि इस बार का अमेरिका, जो ऑब्जर्वेशन अब तक मीडिया में आ रहे हैं, एक बटा हुआ अमेरिका है।
वाइट में, ब्लैक में, इसका कारपोरेट, उसका कारपोरेट, पुरुषों में, महिलाओं में, अर्बन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी ग्रामीण अमेरिका और अर्बन अमेरिका। अमेरिका इतना बट कैसे गया सर? वो तो एक बहुत अपग्रेडेड सोसाइटी थी। देखिए, अमेरिका में 60% सफ़ेद लोग रहते हैं, 16-17% अश्वेत लोग हैं जो काले लोग हैं, 20% के करीब लेटिनोज और ये मिला के हैं, इंडियन तो 1% के करीब हैं, और उसमें इंडियंस में भी मान के चलिए कि 20 से 25% लोग ही वोट दे पाते हैं, बाकी को तो H1 वीज़ा पे हैं या ग्रीन कार्ड पे हैं, वो वोट देते नहीं हैं, या F1 वीज़ा पे है। ये देश बटा कैसे? देखिए, पूरे दुनिया के अंदर आप देखेंगे एक राइटिस्ट मूवमेंट चल रहा है जिसमें नेशनलिज्म पहले आ रहा है। ट्रंप ने कहा कि मैं देश को पहले रखूंगा और देश को दोबारा से ग्रेट बनाऊंगा, तो वहाँ का जो वाइट वोटर है वो बहुत अट्रैक्ट हुआ इस पर कि भाई हमारा देश कहाँ चला जा रहा है। और देखिए, ये बात सही है, किसी वक्ता ने कहा था, जो मेरे ख्याल में अग्निहोत्री जी ने कहा था, कि अभी भी अमेरिका जैसी फॉरवर्ड सोसाइटी किसी महिला को राष्ट्रपति देखना नहीं चाहती। आप देखिए, हिलरी क्लिंटन को अस्वीकार किया, और इस बार तो जो महिला थी वो अश्वेत थी या एशियन थी पार्टली, उसको कैसे स्वीकार करते? तो एक तो पॉइंट ये हो गया। जो नफरत बढ़ी है वो ये है कि ट्रंप ने ये दिखा दिया कि भाई मुझे क्रिश्चियनिटी प्यारी है, मुझे जो वाइट सुप्रीमेसी है वो प्यारी है, और उसके लिए मैं काम करूंगा। लेकिन हुआ ये भी कि कालों ने भी वोट दिया, लेटिनोज ने वोट दिया, एशियंस ने भी वोट दिया। वो इकोनॉमी की वजह से दिया और इश्यूज की वजह से दिया। लेकिन जो वाइट्स हैं उन्होंने वोट दिया कि हमारी वाइट सुप्रीमेसी रहनी चाहिए, हमारा देश नंबर 1 होना चाहिए। ये तो सारा अमेरिका रेसिज्म है सर। और मैंने तो ट्रंप का एक स्टेटमेंट भी सुना था, उनका मेरी स्किन वाइट है, सबसे बड़ा हेयर ब्लॉन्ड है, देश और क्या क्या बोल रहे थे वो। मैं तो कई बार सुन के हतप्रभ था कि एक देश का राष्ट्रपति अमेरिका का ऐसे कैसे रेसिज्म की बातें कर सकते हैं। खुली बात की है उन्होंने खुली बात की है बिल्कुल, और खुली बात करके देश को डिवाइड कर दिया। अभी ये नहीं कहता हूं नफरत हो गई, लेकिन देश डिवाइड हुआ है रेस के आधार पे, कलर के आधार पे, और क्रिश्चियनिटी भी बहुत बड़ा मुद्दा है वहां। क्रिश्चियंस नॉन क्रिश्चियन भी मुद्दा है। वो चाहते हैं क्रिश्चियनिटी बढ़े, और हमारे देश में नहीं बढ़ेगी तो कहां बढ़ेगी? चर्च का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जी, ऑलराइट, शुक्रिया सर, प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक पॉइंट आया था, अगर आप इजाजत दें तो बता दूं मैं आपको। प्लीज गो अहेड, प्लीज। जी, देखिए, हमारे देश को कहां नुकसान होगा, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे देश को दो चीजों में नुकसान हो सकता है देश को। नंबर 1 तो यह है कि जब ट्रंप चाइनीज गुड्स पे टैरिफ बढ़ाएगा तो इंडियन गुड्स पे भी टैरिफ बढ़ाएगा। वो डिस्क्रिमिनेट तो कर नहीं सकता, तो इंडियन गुड्स पे फिर बार्गेनिंग होगा, नेगोशिएशन होगा। दूसरा, जो भी WHO है वहाँ पे, जो WTO है वहाँ पे अमेरिका हमेशा इंडिया में जो फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है उसका विरोध करता रहा है, और ट्रंप उसमें बहुत मुखर होकर विरोध करते रहे। 2 फ्रंट पे इंडिया को नेगोशिएटिंग टेबल पर एक विषय और है सर, ये मेरे संज्ञान में आया, बाकी और उस पर थोड़ी सी चिंता इस बात की है कि वो अपनी जगह पे है। जैसे कोई कपल है वहाँ पे अमेरिका में रह रहा है और ग्रीन कार्ड होल्डर है अमेरिका में, उनका बच्चा अगर पैदा होता है तो बाई बर्थ वो अमेरिकन सिटीजन कहलाता है। ट्रंप इसका विरोध करते हैं। अब अगर ग्रीन कार्ड होल्डर्स का कोई बच्चा वहाँ पर बॉर्न होता है, पैदा होता है अमेरिका में, तो वो अमेरिकन सिटीजन बाई बर्थ नहीं होगा। तो ये तो बहुत झटके वाली बात है। मुझे लगता नहीं है कि ये लॉ ला पाएंगे। वो बात तो हुई है इसमें, लेकिन उनके एजेंडे में नहीं है ये चीज़। ये डेमोक्रेट्स ने इल्जाम लगाया है, लेकिन ये उनका एजेंडे में नहीं है। ऑलराइट, शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं विनोद जी को आमंत्रित करता हूं, उन्होंने इस बहस को एक नई दिशा दी थी, तो मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि 2016 का अमेरिका, 2020 का अमेरिका और अब 2024 का अमेरिका कंप्लीटली कास्ट, जेंडर, रिलीजन और रीजन वाइज भी बहुत, और रेस वाइज भी बहुत बटा हुआ, विभाजित अमेरिका दिख रहा है। क्या ये अमेरिकन सोसाइटी के लिए ठीक है, या फिर आने वाले वक्त में इसके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज अमेरिका में होंगे? ब्रेस जी, आप वो याद करिए जब 9/11 हुआ था, और 9/11 के बाद जॉर्ज W. बुश जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण था जिसमें उन्होंने मालूम है क्या था? उन्होंने कहा था
कि दिस इज अटैक ऑन अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। और अमेरिकन वे ऑफ लाइफ क्या था जिसके लिए अमेरिका जाना जाता था, कि वो एक कॉस्मोपॉलिटन, एक मल्टी रेशियल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी सोसाइटी है और मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। तो ये अमेरिका इस पर गर्व महसूस करता था। इस मामले में भारत और अमेरिका, ये दो देश ऐसे हैं जो इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हम इतने डेमोक्रेटिक देश हैं कि हम मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी वो तो। और जिस तरह से अब अमेरिका बटा है खुलेआम, जैसा अभी सिंह साहब ने बताया, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आप याद करिए कि ट्रंप के ही कार्यकाल में किस तरह से पुलिस ने ब्लैक्स को गोलियां मारी थी, वो घटनाएं हुई थी, सड़क पर जो है मारा गया था, जिसपे फिर काफी बवाल हुआ था, कहीं हल्ला गुल्ला मचा था। और अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं तो ये दुनिया के लिए चिंता का विषय इसलिए होगा कि अमेरिकन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी दुनिया में एक आइडियल डेमोक्रेसी का मॉडल माना जाता है। और अगर वहां इस तरह के मतभेद होंगे, खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से चिंता की विषय अमेरिका के लिए तो होगा ही, दुनिया के लिए भी होगा। गोरे वर्सेस काले, ये तो अब साफ हो गया सर वहां पे। तो प्रियोरिटी जैसा सूर्य प्रताप जी और अविनाश जी भी बता रहे थे। नहीं, एक बात और मैं इसमें एक एनालॉजी देना चाहूंगा, बड़ा दिलचस्प एनालॉजी है, आपको भी सुन के अच्छा लगेगा, कि ट्रंप का राइज वैसे ही हुआ है जैसे इंदिरा गांधी का हुआ था। भारत 77 में इंदिरा गांधी अब हारी तो पूरे देश ने उनका मर्सिया लिख दिया, खत्म पॉलिटिक्स, यहां तक जेल भेजो, ये भेजो, उनकी गिरफ्तारी, वो सारा। वही ट्रंप के साथ हुआ, जब ट्रंप हारे तब ट्रंप के खिलाफ मुकदमे, ट्रंप के खिलाफ सारा कुछ हुआ। और उसके बाद जिस तरह इंदिरा गांधी का राइज 1980 में हुआ आश्चर्यजनक रूप से, वैसा ही राइज ट्रंप का हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का। बहुत बढ़िया। तो ये एक तुलना मैं इसलिए करना चाहता था, इसको थोड़ा सा हमको देखना चाहिए इस नजरिए से। और भारत के लिए तो ट्रंप मुफीद साबित होंगे, लेकिन भारतीयों के लिए मुफीद साबित होंगे कि नहीं साबित होंगे, ये महत्वपूर्ण विषय है। सर मुझे तो उन अवैध अप्रवासियों की चिंता है जिसमें 80% तो इंडियंस पकड़े जा रहे हैं वहां मैक्सिको बॉर्डर पे। अब तो ट्रंप वहां वाल बनाएंगे, घुसने तो देंगे नहीं। कमला हैरिस में चलो कम से कम किसी तरह एंट्री तो मिल जाती थी, तो जो यहाँ गाना गा रहे हैं अब तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए उधर। यही मैं कह रहा हूँ, भारतीयों के लिए जो है। जी, रवि तिवारी जी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इस विषय पे? ट्रंप की जो नीतियां तिवारी जी, वो इंडियंस के लिए, डंकी रूट से गए हुए इंडियंस हैं उनके लिए मुश्किलें हैं। खासकर सिलिकॉन वैली में जो H1 वीजा लेके गए हुए हमारे खासकर IT और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए मुश्किलें हैं, क्योंकि ट्रंप इस बार आए हैं और जिन वादों के साथ आए और कई बार अपने हार्ड लाइनिंग और खास अगर कहा जाए तो एक कठोर निर्णय के लिए जाने जाते रहे। ऐसे में अगर वो निर्णय लेते हैं तो भारत के जो प्रवासी गए हैं अमेरिका में, उनके लिए मुश्किलें आएंगी और ये बड़ी मुश्किलें होंगी। डॉलर का इंडिया में जो हर महीने एक बड़ा फ्लो आता है, उसके लिए मुश्किलें होंगी। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आप यूएस वीजा की कतार में करीब 2 साल की लाइन में खड़े दिख रहे हैं। आपसे पहले हमारे साथ अविनाश जी जुड़े थे वाशिंगटन से, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने ये बात कही थी कि जो इंडियंस यहाँ के बस गए हैं, जिनको ग्रीन कार्ड मिल गए हैं या जिनको सिटीजनशिप मिल रही है, वो इलीगल इमिग्रेशन का बहुत ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए, कोई अवैध अप्रवासी घुसने न पाए। वो तो भाई साहब पहुँच गए, लेकिन वो आम गुजराती या यूपी वाले को या किसी और को जाने नहीं देना चाहते। अरे भाई वो भी चला जाएगा, घर बसा लेगा। ABCD जो ABCD जो एक नई ब्रीड तैयार, सर मैं दूंगा टाइम सर, 1 सेकंड सर विनोद जी। हाँ रवि जी कंटिन्यू प्लीज। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो ABCD एक नई ब्रीड तैयार हुई है यूएस में, वो कहने के लिए तो इंडियन है लेकिन वो अमेरिकन है। और वो बार बार स्थानीय मुद्दा, अगर मैं सीधी सी बड़ी देशी भाषा में बात करूं तो लोकाधिकार की बात करने लगे हैं। उनके लिए अब जो भारतीय जा रहे हैं वो भी मतलब वो अमेरिकन से ज्यादा बड़े व्हाइट वाले अमेरिकन हो गए हैं जो इंडियन। बिल्कुल, और वो नई कन्वर्जन है उनकी, तो इसमें आपको ये मिलेगा। ऑलराइट, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे सर, विनोद अग्निहोत्री जी। सर बोलें सर प्लीज। मैं 2 चीजें इसमें जोड़ना चाह रहा हूं बस उसके, क्योंकि ये रेल के डिब्बे वाली मानसिकता है ब्रजेश जी, कि रेलगाड़ी के डिब्बे में जो चढ़ जाता है जनरल कोच में, और अगले स्टेशन में जो दूसरे चढ़ने वाले होते हैं उनको वही रोकता है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात कही आप। दूसरा, ट्रंप ने जो है सबसे पहला जो धन्यवाद दिया वो किसको दिया है? उन्होंने कहा कि मुस्लिम अमेरिकन एंड अरेबियन अमेरिकन, ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। यानी इस बार उनको जो मुस्लिम्स का वोट मिला है फिलिस्तीन की लड़ाई और गजा की हो रही इसकी वजह से, तो वो एक उनका नया वोट बैंक बना है। तो इस बार जो है, जो हमारे तमाम सारे धर्मध्वज वाले लोग प्रसन्न हो रहे हैं, उनको भी समझने की जरूरत है कि ये ट्रंप बदले हुए ट्रंप है। हाँ,
और ये अवैध अप्रवासियों को तो घुसने नहीं देंगे, और 80% तो हम ही लोग होते हैं सर उनके यहाँ, तो समस्या उनके लिए होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज होगी ब्रजेश भाई, वो ये कि इस बार का जो अमेरिका होगा और इस बार के जो ट्रम्प के डिसीजन है होंगे, हम इसे बहुत अपने लिए बड़े भले बल्ले बल्ले की बात कर रहे हैं, वैसी होने वाली स्थिति नहीं है। हार्ली डेविडसन का केस आपको याद होगा, इस बार ट्रम्प भारत के साथ भी एक हार्ड नेगोशिएटर होंगे, यानी एक बड़ा समझौता और मजबूत समझौता होगा। तो भारतीय व्यवसायियों के लिए जो रास्ते बड़े आसान से दिख रहे हैं, वैसा नहीं होने वाला है। जी शुक्रिया सर, हमारे साथ रहिएगा सर। दो बहुत ही नोटेड इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं और मुझे बताइए कि इंडियन ट्रेड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कुछ टैरिफ वगैरह इंपोज करने की बात ट्रंप करते हैं। भाई उनके यहाँ इकोनॉमी की हालत तो बहुत ही खराब है, अभी सब सामने है, तो वो कुछ तो रिवाइव करने के लिए करेंगे। उसका पहला तरीका है टैरिफ इंपोज करें। इन केस अगर करते हैं तो हमारा ट्रेड कितना, देखिए अगर हमारे ऊपर टैरिफ्स इंपोज होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेड जो है सप्रेस होगा, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हमारा ट्रेड अभी भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अमेरिका के लिए है वो फेवरेबल नहीं है। हमने अभी, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है इनोवेशन की। अमेरिका एक जो है इनोवेटिव इकॉनमी है, वो चाहती है कि हम चीज़ों को नए तरीके से इवॉल्व करें। अगर इंडिया नए तरीके से इवॉल्व कर पाती है तो नए प्रोडक्ट्स हम निकाल करके दे पाएंगे। अभी जो अमेरिका को हम मेजरली देते हैं वो सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज में दो हिस्से हैं जो हम दे रहे हैं। पहले तो हम अपने पास से इंजीनियर्स बना करके और अमेरिका भेजते थे, लेकिन आज इंडिया के जो अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए वहाँ चले जाते हैं और उनको वो रोक लेता है अमेरिका, और वो हमारे लिए जो है एक तरीके का यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ से जो बेसिक पढ़ाई करके और उसके बाद इंडियंस वहाँ पे जा रहे हैं, इन सर्विसेज के ऊपर। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि इंडिया को अपने इंटरेस्ट में वेट एंड वॉच की पोजीशन रखनी चाहिए, हमें अति उत्साह भी नहीं दिखाना चाहिए, देखना चाहिए कि पहले उनकी क्या एक्शंस है, हाँ, क्या पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। बिल्कुल पुतिन के बराबर तो नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ मेरा एक कहना है, हम अपने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर खास ध्यान दें, किस तरीके से हम उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। एआई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शेयर्स में ही बूस्ट रहा, तो उस चीज़ के ऊपर खास ध्यान देते हुए फिर हम अपने एरिया को बढ़ाएं। जी मैं प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि नई दिल्ली को किस तरह का रुख करना चाहिए, वेट एंड वॉच, या फिर ये हमारे लिए ट्रंप का राष्ट्रपति बनना ये हमारी लिए बहुत ज़बरदस्त होगा? आप इसे किस तरह से देखते हो? मुझे लगता है ट्रंप बहुत जल्दी में है और उनको अपनी इकोनॉमी में और ग्लोबल लेवल पर अपने को एस्टेब्लिश करना है, ख़ास तौर पर उस परिस्थिति में जबकि उनके डोमेस्टिक सिनेरियो जो है वहाँ ज़बरदस्त प्रेशर है उनके ऊपर कि क्या उनके वो परफॉर्म कर पाएंगे। अभी से उनके खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू हो गया, अभी रिजल्ट्स आए नहीं है पूरी तरह और माहौल बनना शुरू हो गया। तो ट्रंप विल बी अंडर सीवियर प्रेशर। भारत की जहाँ तक बात है, भारत जिस रास्ते पर चल रहा है, अभी ब्रिक्स का सम्मेलन देखते हैं तो G20 का देखते हैं, तो भारत जिस लीडरशिप के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है जो इकोनॉमी का मॉडल अब लेकर के चल रहा है, ठीक है डॉलर का प्रेशर आएगा, लेकिन जो प्रेशर भारत पर आएगा उससे ज़्यादा प्रेशर काउंटर होगा अमेरिका पर। तो अमेरिका के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा, ये ध्यान रखने की बात है। क्यों? और जहां तक इसकी बात आती है कि वो टैरिफ को बढ़ाने की बात कर रहा है, वो पुराना मॉडल था ट्रंप का। आज का जो मॉडल है वो कैसे अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करे। आज रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके यहाँ अगर देखते हैं पॉलिसी रेट्स 5% के ऊपर है। उनके बैंकिंग सेक्टर बहुत जबरदस्त क्राइसिस में है, बहुत सीवियर स्ट्रेस में है। तो उनको बहुत बैलेंसिंग, यही मैं कह रहा था, जो उनका पहले का कार्यकाल था जो ये नया कार्यकाल होगा, दोनों में बिल्कुल भी समानता नहीं है। आज अमेरिका एक कमजोर राष्ट्र की हैसियत से औरों से बात करेगा। तो ये सोचने की बात होगी कि जहां पर आप देखिए उनका एक वैक्सीन आया था, भारत का आया था, उनका वैक्सीन फ्लॉप कर गया, तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी दांव पर है टेक्नोलॉजी के मामले में और ग्लोबल एक्सेप्टेड। एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज को लेकर के देखते हैं तो जबरदस्त प्रेशर है अमेरिका पर। ये सारी परिस्थितियां बताती हैं आज ट्रंप उस मजबूत स्थिति में नहीं है। बहुत शुक्रिया, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषय की चर्चा में आप सब सम्मिलित हुए और अपनी अपनी ओपिनियन प्रस्तुत की। और अविनाश कल्ला जी का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी बड़े शानदार इनपुट हमें वाशिंगटन से उपलब्ध कराए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अंत में मैं यही कहूँगा कि राजनीति में, समाज में कभी किसी को ख़त्म मत मानिए,
ट्रंप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं जिन्हें ये माना गया कि अब उनकी राजनीति करियर सब खत्म, तब वो अमेरिका जैसे ताकतवर राज्य के राष्ट्र के प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट चुन लिए जाते हैं। ये किसी व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। कोई किसी को पसंद करे या ना करे, ट्रंप को चाहने वाले भी बहुत हैं और उनको न चाहने वाले भी बहुत से लोग हैं, लेकिन उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है ये अद्वितीय है। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस महत्वपूर्ण परिचर्चा को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।